महाराष्ट्र के अंदर महायुति महाविकास अघाड़ी इन दोनों के ही बीच में टक्कर का मुकाबला इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं महायुति के भीतर जो बवंडर बना हुआ है वो संभलने का नाम नहीं ले रहा, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ अजीत पवार अभी हाल फिलहाल में महायुति के भीतर बहुत से ऐसे बयान दे चुके हैं जो कहीं ना कहीं महायुति के भीतर की दरारों को साफ दिखा रही है, वहीं अब फिर एक बार एक खबर सामने आई है जो महाराष्ट्र में बिगड़ती हुई महायुति के हालात को साफ बयां कर रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार की सीट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनावी प्रचार प्रसार करने से इनकार कर दिया है। और इस इनकार के मायने आप समझते हैं कि किस तरीके से अभी तो चुनाव हुआ नहीं है और चुनाव होने में चंद दिन बाकी हैं और इन चंद दिनों के भीतर किस तरह की बड़ी फूट जो है वो महायुति के भीतर नजर आ रही है, वो साफ दिखना शुरू हो गया है। मान लीजिए कि अगर महायुति महाराष्ट्र के अंदर जीत भी जाती है तो जिस तरीके से अजीत पवार के तेवर अभी जो है वो महायुति के भीतर शांत होने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक उनके कई बयान सामने आ रहे हैं, तो महायुति की अगर सरकार बन जाती है तो उसके बाद क्या होगा? क्या बीजेपी पार्टी अजीत पवार को खुद से अलग कर देगी या अजीत पवार खुद बीजेपी से अलग हो जाएंगे? वैसे तो देखिए, सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं अजीत पवार भी चाहेंगे कि वो महायुति के अंदर ही रहे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? यानी आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो है महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के लिए तमाम सवाल उफान मार रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर में क्यों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार की सीट पर प्रचार करने से इनकार कर। दरअसल बारामती की सीट पर इस समय चाचा बनाम भतीजे के बीच चुनावी लड़ाई चल रही है। अजीत पवार का मुकाबला भतीजे और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार युगेंद्र पवार से है। अजीत 1991 से इस सीट पर विधायक है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बारामती सीट पर हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला था। इस समय दादा के लिए पत्नी सांसद सुनेत्रा पवार, चिरंजीव पार्थ और जय पवार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों के बीच चर्चा है कि योगेंद्र पवार और अजीत पवार को कितनी टक्कर दे पाएंगे, दोनों के बीच वोटों का अंतर कितना होगा। सबसे ज्यादा चर्चा भी इस बात की हो रही है और इस वजह से भी माना जा सकता है कि इस बार बारामती की सीट सबसे ज्यादा हॉट सीटों में गिनी जा रही है कि आखिर में कोई कैंडिडेट जीतता है तो उसके जीतने का अंतर कितना होगा, कितने वोटों से कोई जो है वो जीतेगा। और कह सकते हैं कि आप दोनों ही दलों की साख एक तरीके से इस सीट पर दांव पर लगी हुई है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक तरीके से इज्जत बचाने की लड़ाई भी इस सीट पर नजर होती आ रही है। वहीं इस बीच में ये जो टक्कर सामने आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन अब जो प्रमुख वजह सामने आ रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों अजीत पवार की सीट पर प्रचार करने से इनकार कर रहे हैं, कौन से उन वादों के बारे में बोल रहे हैं कि जो बोले गए थे किए नहीं गए। दरअसल भाजपा के कार्यकर्ताओं की अजीत पवार से नाराजगी की कुछ प्रमुख वजह बताई जा रही हैं। इनका आरोप है कि बीजेपी वर्कर्स को 1 करोड़ के काम देने का लालच दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा के दौरान भी वो इस बात को लेकर परेशान थे। नाराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी शिकायतें, समस्याओं और मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। पार्टी आलाकमान की ओर से समय ही नहीं निकाला गया। एक पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ऐसी स्थिति में बड़े नेताओं के आदेशों का पालन कैसे होगा? हम बारामती में बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए स्थानीय स्तर पर अजीत पवार के एनसीपी से भी समर्थन मिलना चाहिए। वहीं इस बीच अजीत पवार ने तो ये तक कह दिया कि वो इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। अब इसमें ये चाचा भतीजे की जो ये लड़ाई है वो किस ओर जाएगी, वहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। यानी कह सकते हैं 23 नवंबर की वो तारीख है जो ये साफ बयां करेगी कि आखिर में होने क्या वाला है। उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से महायुति के अंदर जो परेशानी अजीत पवार बीजेपी पार्टी के लिए बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से भी साफ नजर आता है कि अजीत पवार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से नाराज चलते आ रहे हैं। किस तरीके से बटेंगे कटेंगे वाले नारे पर उन्होंने एक
टक्की ये जवाब दे दिया था कि ऐसे नारों का महाराष्ट्र के अंदर कोई काम नहीं है। और इसको लेकर बकायदा उनका बयान जो है वो काफी ज्यादा विवादों में रहा कि अजीत पवार जो है वो बटेंगे कटेंगे वाले नारे का क्यों महाराष्ट्र के अंदर विरोध कर रहा है, जबकि उनकी महायुति जो है या महायुति के अंदर जो बीजेपी है वो इस नारे के बल पर चुनावी समा को या कहे चुनावी हवा का जो रुख है उसको बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अजीत पवार का ये बयान क्या बीजेपी से उनकी नाराजगी या बीजेपी से उनकी खटपट को साफ दर्शाता है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। वहीं अजीत पवार ने अडानी को लेकर जो बयान दिया उसके बाद तो मानो महायुति के भीतर भूचाल आ गया। उसके बाद कहा गया कि अडानी जो कि एक बिजनेसमैन है वो उनका जो है वो किस तरीके से राजनीति उनके हिसाब से क्या चलने लगी है या फिर अडानी के कहने पे ही सब कुछ होता है। जैसे कि अडानी को लेकर तो अब तक कई नेता या कहे विपक्ष के अंदर राहुल गांधी जैसे नेता कितनी बार जो है वो अडानी को निशाने पर लेते आए हैं। अडानी का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक घूमता आया है। और इस बीच में अजीत पवार ने यह दावा कर दिया कि अजीत पवार ने बता दिया था, ये खुलासा कर दिया था कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद अडानी ने एनसीपी और बीजेपी गठबंधन कराने की कोशिश की थी। एनसीपी और बीजेपी नेताओं की बैठक में अडानी भी शामिल हुए थे। तो यानी आप समझ सकते हैं कि अडानी को लेकर जब एक विस्फोटक खुलासा हुआ तो ये सवाल उठने लगा कि दो राजनीतिक दलों के बीच में ये बैठक हो रही है तो वहां पर अडानी का क्या काम, वहां पर अडानी क्यों वहां पर उन दोनों दलों को एक साथ लाने में लगे हुए थे। इससे अडानी का कौन सा राजनीतिक मुनाफा हो रहा है या फिर उनके बिजनेस में इससे क्या मुनाफा हो रहा है जिस कारण से अडानी को दो राजनीतिक दलों के बीच में सुलह कराने की जरूरत आन पड़ी, तब भी काफी ज्यादा विवाद होने लगा। इस बीच में हमने देखा कि महायुति के अंदर अजीत पवार को तो छोड़िए बीजेपी के ही नेता अशोक चौहान जो है या फिर पंकजा मुंडे जो है वो किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ आकर खड़ी हो गई या कहे कि बीजेपी के नारे के खिलाफ एक तरीके से आकर खड़ी हो गए। बटेंगे कटेंगे के बयान पर किस तरीके से अशोक चौहान ने अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर अपनी जो विचार है वो रखे। पंकजा मुंडे ने भी इस तरीके से किया। अशोक चौहान ने कहा इस नारे का कोई मतलब नहीं है, नारे चुनाव के समय दिए जाते हैं, ये कोई विशेष नारा अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि लोग इसे पसंद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में ही नहीं हूं। हर राजनीतिक पदाधिकारी को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि किसी की भावनाएं जो है वो आहत ना हो। और वही पंकजा मुंडे जो थी उन्होंने भी 13 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस के एक अखबार में ये कह दिया कि सच बोलूं तो मेरी राजनीति अलग है, मैं इसका यानी बटेंगे और कटेंगे समर्थन करती ही नहीं हूं। केवल इस कारण से इसका समर्थन नहीं करती क्योंकि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें केवल विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक नेता का काम होता है कि वो लोगों को अपना बनाए, इसलिए हमें ऐसे विषयों को महाराष्ट्र में लाने से बचना चाहिए। वहीं आप देख सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के नेता जो है वो किस तरीके से पार्टी के अंदर जो नारे चलाए जा रहे हैं जिसके जरिए चुनावी कैंपेन को साधने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं नारों के अंदर किस तरीके से जो बीजेपी के नेता है वो खुद को अलग करते नजर आ रहे हैं। और जो चुनावी रैलियों का हाल इस वक्त चल रहा है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी तक की, वो आप सबने देखा कि किस तरीके से कई रैलियों के अंदर कुर्सियों की कुर्सियां जो है वो खाली पड़ी रह जाती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पीछे से बोलते हुए नजर आते हैं और पीछे कुर्सियां खाली पड़ी नजर आती हैं, सीटों को छोड़ छोड़कर लोग जाते हुए नजर आते हैं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और बीजेपी के संबंधों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।